दोस्तों हाल ही में मैंने उन्हीं उत्तरन नाम की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुदीप रामचंद्रन जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6.4 आउट ऑफ 10। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस क्राइम कहानी है जिसमें जानकी नाम की एक लड़की पुलिस स्टेशन में आकर उसने एक लड़के का मर्डर किया है ऐसा कबूल करती है। लेकिन जब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो बहुत सारे शॉकिंग राज सामने आते हैं। अब इस केस में कौन कौन फंसने वाला है और अब यहाँ पर क्या सच्चाई छुपाई जा रही है, ये देखने के लिए आपको आज की कहानी देखनी होगी। इस कहानी का सस्पेंस और ट्विस्ट देखकर आपका दिमाग सच में घूम जाएगा और ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें स्टेट के मिनिस्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है दिनेश। ये आज बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो फाइनली मिनिस्टर बन गया। अब उसी वक्त टीवी पर एक न्यूज चलने लगती है कि शांतापारा गांव में एक फैक्ट्री के पास गांव वाले धरना दे रहे थे, लेकिन सीआई कर्नल ने अपने फोर्स के साथ फैक्ट्री के पास जाकर वहां के लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। वो लोग तो बस शांति से अपना धरना दे रहे थे। अब वहाँ पर लाठीचार्ज करने की वजह से सारे लोग जख्मी हो गए थे, इसीलिए अब गाँव वाले पुलिस वालों के ऊपर भी धरना देने लगते हैं। तो ये न्यूज देखने के बाद दिनेश ये सोचने लगता है कि ये कर्नल हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करता ही रहता है। अब उसको इस मामले से बाहर निकालने के लिए वो एसपी अवर्सन को यहाँ पर बुलाता है। एसपी से कहने लगता है कि देखो एसपी, आज मैं अमेरिका जा रहा हूँ, शांतापारा गांव में कुछ कांड हो गया है, तुम प्लीज उसे संभाल लेना। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ऑफिसर अवर्सन दिनेश की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और दिनेश भी अवर्सन के फादर को अच्छे तरीके से जानता था। खैर अब उसके अगले सीन में हमें जानकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। फिलहाल जानकी बस में ट्रैवल करते हुए शांतिपुरा गांव जा रही होती है और उसी तरह से वो अपने फ्लैशबैक को याद करने लगती है, जहां पर हमें पता चलता है कि जानकी के बॉयफ्रेंड का नाम होता है अश्विन। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उन दोनों की फैमिली भी उनके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। अब अश्विन के बारे में बात करें तो वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होता है और उन दोनों का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम है विवेक, और विवेक भी उन दोनों के प्यार को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। खैर अब यहाँ पर सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जानकी शांतिपुरा गांव पहुंच जाती है। वो उस गांव के पुलिस स्टेशन पर आकर कांस्टेबल से पूछने लगती है कि सर मुझे सीआई कर्नल से मिलना है। वहाँ के पुलिस वाले उससे कहने लगते हैं कि सर तो फिलहाल पुलिस स्टेशन पर नहीं है, आपकी प्रॉब्लम क्या है आप हमें बता दीजिए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो जानकी उन्हें अपनी प्रॉब्लम नहीं बताती, लेकिन बार बार पूछने की वजह से वो उन्हें कहती है कि सर मैंने एक बंदे को मार दिया और यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आई हूँ। अब ये बात सुनने के बाद सारे पुलिस वाले तो शॉके रह जाते हैं कि किसी का मर्डर करने के बाद कोई यहाँ पर अरेस्ट होने के लिए कैसे आ सकता है। ऐसा जानकी से पूछने लगता है कि क्या आपने किसी बंदे को मार दिया और सरेंडर करने के लिए यहाँ पर आई हो, बताइए आपने किसको मारा है। जानकी कहने लगती है कि नहीं, मैं ये सारी डिटेल्स एसआई कर्नल को ही बताऊंगी। इसीलिए वहाँ का कांस्टेबल तुरंत ही एसआई को कॉल करता है और यहाँ पर हुए सारे मामले को समझाने लगता है कि पुलिस स्टेशन में एक लड़की आई है और उसका कहना है कि उसने किसी को मार दिया है और वो ये सब कुछ जानकारी सिर्फ आपको ही बताना चाहती है। तो सीआई कर्नल भी तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में जानकी सीआई कर्नल से कहने लगती है कि सर एक बंदा मुझे बहुत दिनों से तंग कर रहा था, बहुत ही ज्यादा मेंटली और फिजिकली अब्यूज कर रहा था, जिसकी वजह से तंग आकर मैंने उसे मार डाला। उसको मारने के बाद मैंने उसकी लाश को चोरी छुपाए जंगल के किसी इलाके में दफन कर दी है। कर्नल उसे पूछने लगता है कि अच्छा आपने किसको मारा है। जानकी बताने लगती है कि वो और कोई नहीं बल्कि मेरा ही बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है विवेक। वो अच्छे तरीके से जानता था कि मैं और अश्विन एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेरे साथ बदतमीजी से पेश आता था। एक दिन जब मैं नहा रही थी तो चोरी छुप के उसने मेरे फोटोज और वीडियोस निकाल लिए और उसके जरिए वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। अब विवेक का टॉर्चर बर्दाश्त ना करते हुए मैंने उसे मार डालने का डिसाइड किया। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर विवेक को पार्टी के बहाने से एक जगह पर बुलाया और उसे मार दिया। उसके बाद मैंने उसकी लाश को जंगल के एक इलाके में दफन कर दिया। अब ये सब कुछ सुनने के बाद एसआई कर्नल को जानकी की बातों पर भरोसा नहीं होता। वो ये सोचने लगता है कि जानकी कुछ मेंटली अनस्टेबल है, इसी वजह से वो ऐसी बातें कर रही है, क्योंकि दोस्तों उस वक्त वो बैग में कुछ दवाइयां निकाल कर खा रही थी। सो एसआई कर्नल नाम के लिए जानकी के पास से कांटेक्ट लेता है और उसी तरह से अपने कांस्टेबल को कॉल करके विवेक के बारे में पता करने के लिए कहता है। उसके बाद जब जानकी वहां से जाने वाली होती है तो पुलिस स्टेशन के बाहर काफी सारे मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पुलिस स्टेशन में एक बंदे ने जानकी की बातें सुनकर मीडिया वालों को कॉल कर दिया था। तो मीडिया वाले तुरंत ही ऑफिसर कर्नल के पास आकर उसे सवाल जवाब पूछने लगते हैं।
कि हमने सुना है कि यहाँ पर एक लड़की ने किसी बंदे को मार दिया है और वो यहाँ पर सरेंडर करने के लिए भी आई है। बताइए इस बात में क्या सच्चाई है। कर्नन कहने लगता है कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है और उसी तरह से हम लोग भी हमारे तरीके से क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको बता देंगे, प्लीज फिलहाल आप यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पर जानकी गुस्से में आकर कहने लगती है कि देखिए सर, मैं कोई मेंटली डिस्टर्ब लड़की नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। इस तरह से वो अपना आईडी कार्ड दिखाने लगती है। मैंने पुलिस वालों को जो बताया है वो 100% सच है। ये सुनने के बाद सारे मीडिया वाले और पुलिस वाले तो शॉके रह जाते हैं। अब उसके बाद वो 2 कांस्टेबल वाले विवेक के बारे में इंक्वायरी करके कर्नन को ये इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं कि सर, हमें ये बात पता चली है कि विवेक 2 दिनों से लापता है और उसी तरह से लास्ट टाइम विवेक जानकी के साथ ही कहीं पर गया था, ऐसा विवेक के फैमिली वालों का कहना है। तो दोस्तों तब जाकर पुलिस वालों को और मीडिया वालों को जानकी की बातों पर विश्वास होता है। उसके बाद जानकी सारे लोगों को लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है जहाँ पर उसने उस लाश को दफनाया था। अब पुलिस वाले मीडिया वाले वो जंगल के इलाके में आ जाते हैं। ये देखने के बाद आस पड़ोस के गाँव वाले भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस तरह से वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उस जगह पर पहुँचने के बाद जानकी मीडिया और पुलिस वालों से कहती है कि मैंने अकेले विवेक को नहीं मारा है, मेरे साथ एक और बंदा था। ऐसा पूछने लगता है कि वो बंदा कौन है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तभी यहाँ पर जानकी एक शॉकिंग बात बताने लगती है कि वो और कोई नहीं बल्कि सीआई कर्नन है। अब ये बात सुनते ही कर्नन जानकी को एक थप्पड़ लगाता है और कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। इस तरह से अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ा कांड हो जाता है क्योंकि उस जगह पर फैक्ट्री पर धरना देने वाले कुछ लोग भी मौजूद होते हैं। सो इसी बात का फायदा उठाते हुए गांव के लोग सीआई कर्नन के ऊपर टूट पड़ते हैं क्योंकि कर्नन ने गांव वालों पर लाठीचार्ज किया था। तो पुलिस वाले यहाँ पर उन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं और बाद में ऐसा है एसपी अवर सर को कॉल करके यहाँ का सारा मामला समझाने लगता है। तो एसपी उसे कहता है कि मैं फुल फोर्स लेकर वहाँ पर पहुँचता हूँ, तब तक तुम लोग किसी तरह से मामले को कंट्रोल करो। और अब थोड़ी देर के बाद एसपी अवरसन फुल फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और सारी पब्लिक को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब सब लोगों को शांत करने के बाद एसपी उस जगह पर खुदाई करने के लिए कहता है जहाँ पर जानकी ने विवेक को दफनाया था। खुदाई करने के बाद वहां से एक लाश बाहर निकलती है और उस लाश को देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पर लाश और किसी की नहीं बल्कि एक पास्टर की होती है। और दोस्तों और एक शॉकिंग बात, और उसी तरह से वहां पर अश्विन की भी लाश पाई जाती है, मतलब कि जानकी के बॉयफ्रेंड की। अब उसके बाद वहां पर अश्विन के माता पिता आकर अपने बेटे की लाश को देखकर बहुत ज्यादा फुट फुट कर रोने लगते हैं और उसी सदमे की वजह से जानकी भी वहां पर बेहोश होकर गिर जाती है। यहाँ फॉरेंसिक वालों को उस गड्ढे में एक स्मार्ट वॉच मिलती है और दोस्तों ये स्मार्ट वॉच और किसी की नहीं बल्कि सीआई कर्नन की होती है। ये देखने के बाद सारे मीडिया वाले तुरंत ही हंगामा करने लगते हैं, क्या इस हत्या में सीआई का कोई हाथ है, बताइए सच्चाई क्या है। उसके बाद फॉरेंसिक वाले एसपी से कहने लगते हैं कि सर, उन दोनों का गला घोटकर किसी ने मार डाला है और उसी तरह से क्राइम स्पॉट पर 9 नंबर का फुटप्रिंट भी पाया गया है। सो एसपी सोचने लगता है कि 9 नंबर का स्विच तो कर्नन ही इस्तेमाल करता है, इसलिए उसे उसके ऊपर सच होने लगता है। क्या सच में इस हत्या में कर्नन का कोई कनेक्शन हो सकता है। अब उसके बाद एसपी जानकर उस सीआई को इंटरोगेशन करने के लिए रूम में बिठा देता है। उस वक्त ऐसा एसपी के पास आकर कहने लगता है कि सर, उस मरे हुए पास्टर ने सीआई कर्नन को काफी बार कॉल किया था। सो एसपी सोचने लगता है कि उस पास्टर का और कर्नन का क्या कनेक्शन हो सकता है और क्या यहाँ पर जानकी कर्नन को फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जानकी यहाँ पर कुछ ना कुछ छुपा रही है। यही बात जानने के लिए एसपी जानकी के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर सीआई कर्नन को इस केस में फंसाना चाहती हो, लेकिन कर्नन को तुम कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि कर्नन के ऊपर बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अगर कर्नन चाहे तो तुम्हें इस केस में फंसा सकता है, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। लेकिन दोस्तों जानकी यहाँ पर एसपी की बातों से बिल्कुल भी नहीं डरती। अब उसके बाद एसपी कर्नन के पास जाकर उससे पूछताछ करने लगता है कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कर्नन कहने लगता है कि सर, कुछ दिन पहले मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया था। वो मुझसे कहने लगा कि वो मुझे कुछ नक्सल वालों के खिलाफ इंफॉर्मेशन देने वाला है, इसलिए उसने मुझे फॉरेस्ट इलाके में बुलाया। तो उसी तरह से मैं उस रात फॉरेस्ट एरिया में गया, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी मिलने के लिए नहीं आया। मैंने उस अननोन नंबर पर कॉल भी किया, लेकिन वो कॉल कनेक्ट नहीं हुआ, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया और शायद उसी वक्त मेरी घड़ी वहाँ पर गिर गई होगी। सर, मैं आपको बता रहा हूँ, वो लड़की जानबूझकर मुझे इस केस में फ्रेम करने की कोशिश कर रही है, मुझे इस केस में फंसाना चाहती है वो। सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसकी सारी की सारी बातें झूठी है। बाद में एसपी कर्नन को उसका खुद का ही शूज दिखाते हुए कहता है कि क्राइम स्पॉट पर तुम्हारे बुट के फुटप्रिंट्स पाए गए हैं
अब बताओ सच क्या है। अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगे तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा ना, तभी मैं तुम्हें इस केस से बाहर निकल पाऊंगा। बताओ सच्चाई क्या है। अब दोस्तों कर्णन के पास सच बोलने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो यहाँ पर जो हुआ वो सब कुछ सच सच बताने लगता है। और यहाँ पर हमें शॉकिंग बातें पता चलती है। एक्चुअली 10 साल पहले एक पार्टी गणेशन नाम के एक बंदे को एमएलए का टिकट देना चाहती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम के एमएलए दिनेश की उस सीट पर नजर थी। उस वक्त वो एमएलए का टिकट हासिल करना चाहता था, इसलिए दिनेश ने गणेश के खिलाफ कुछ रूमर्स क्रिएट करना शुरू किया, जैसे कि गणेशन के काफी सारे अफेयर्स है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन पार्टी के बड़े मेंबर्स गणेशन को अच्छे तरीके से जानते थे कि वो ऐसी हरकतें कभी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से गणेशन को ही एमएलए का टिकट मिल जाता है। लेकिन ये देखने के बाद दिनेश बहुत ज्यादा जलने लगता है। खैर अब उसी रात दिनेश और कर्णन एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, दारू वगैरह पीने लगते हैं। अब उस वक्त कर्णन एसआई की तरह ही काम किया करता था, तो बातों ही बातों में ये दोनों तय करते हैं कि गणेशन मरने के बाद ही दिनेश एमएलए बन सकता था। इसलिए ये दोनों सेतुरामन नाम के ट्रक ड्राइवर को बहुत सारे पैसे देते हैं और गणेश को मारने के लिए कहते हैं। दरअसल सेतुरामन ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन कर्णन उसको किसी भी तरह से मना ही लेता है। अब रात में गणेशन और उसकी पत्नी बाइक के जरिए अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और तभी अचानक वो ट्रक ड्राइवर सेतुरामन उन दोनों का एक्सीडेंट कर देता है और इसी एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन शॉकिंगली जॉन नाम का एक बंदा उस रास्ते से गुजर रहा था, जो कि सेतुरामन को देख लेता है। लेकिन अब यहाँ पर सेतुरामन अपने आप को बचाने के लिए अपना ट्रक लेकर वहां से भाग जाता है। अब एक्सीडेंट देखा हुआ बंदा जॉन कर्णन को जाकर इन्फॉर्म करता है, उस एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बताने लगता है। तो कर्णन सोचने लगता है कि अगर इस बंदे ने मीडिया में जाकर ये मामला बता दिया तो मेरा और दिनेश का नाम जरूर बाहर आएगा। इसलिए कर्णन उस लड़के जॉन को ही इस केस में फंसा देता है, उसके खिलाफ झूठे सबूत क्रिएट कर देता है। मतलब देखा दोस्तों, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जो उस एक्सीडेंट की जानकारी बताने के लिए गया वो ही गिरफ्तार हो गया। खैर अब उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ इस तरफ सेतुरामन की बेटी एक एक्सीडेंट में मारी जाती है। एक्चुअली 11 साल के बाद सेतुरामन को एक संतान हुई थी और अपनी बेटी के जाने के गम में सेतुरामन बहुत ज्यादा फुट फुट कर रोने लगता है। वो यही सोचने लगता है कि ये उसके ही पापों का फल है जो अब उसे भुगतना पड़ रहा है। जैसा उसने दूसरों का एक्सीडेंट करके उन्हें मार डाला था, उसी तरह उसकी बेटी भी मर गई। इसलिए अब उसका सारा सुख चैन उड़ जाता है। अब ऐसे एक दिन सेतुरामन किसी रिलीजियस जगह पर जाता है। वहां पर एक पास्टर बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बातें बता रहा होता है, तो उसकी सारी बातें सेतुरामन को बहुत ज्यादा पसंद आती है। उन्हें सुनकर वह सोच लेता है कि यहीं पर मेरे पापों का प्रायश्चित मिलेगा। इस तरह से देखते देखते सेतुरामन भी एक पास्टर बन जाता है। वो लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनाता और उनकी जिंदगी में बदलाव लाता। ऐसे एक दिन सेतुरामन किसी घर पर प्रेयर करने के लिए जाता है और दोस्तों शॉकिंगली वो घर और किसी का नहीं बल्कि उस एक्सीडेंट देखने वाले लड़के जॉन का होता है। वहाँ पर जॉन का फादर बहुत ही बीमार पड़ा था और उसी तरह से उस हादसे के बाद जॉन की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जॉन को देखकर सेतुरामन को अपना फ्लैशबैक याद आता है कि उसकी वजह से ही जॉन की यह हालत हुई है। तो सेतुरामन सिया कर्णन को कॉल करके ये सारी बात बताने लगता है कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब यह बोझ मुझसे और सहा नहीं जा रहा, मैं पुलिस स्टेशन में आकर सरेंडर करने वाला हूँ। कर्णन सोचने लगता है कि अगर ये सच बताएगा तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो सेतुरामन को समझाने के लिए किसी जगह पर बुलाता है, मतलब कि किसी फॉरेस्ट एरिया में। वहां पर बुलाकर कर्णन सेतुरामन को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करने लगता है कि अब सारे राज दब गए हैं ना, तो तुम क्यों गड़े मुर्दों को उखाड़ना चाहते हो। लेकिन दोस्तों सेतुरामन तो बहुत ज्यादा गिल्ट में होता है, वो उसकी बात नहीं मानता, जिसकी वजह से कर्णन सेतुरामन का गला घोटकर उसे मार देता है। अब दोस्तों शॉकिंगली उस जगह पर अश्विन होता है। वो उस जगह पर फोटोग्राफी कर रहा था। अनलकीली कर्णन अश्विन को देख लेता है। तो अब यहाँ पर अश्विन वहां से भागने लगता है, लेकिन कर्णन अश्विन को पकड़कर उसको मारने पीटने लगता है। इसी हाथापाई में कर्णन अश्विन को जान से मार देता है और उन दोनों की लाश को उसी फॉरेस्ट एरिया में दफना भी देता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट में कर्णन एसपी से कहने लगता है कि सर, मैंने उन दोनों लाशों को किसी दूसरी जगह पर दफनाया था। मतलब कि जिस जगह पर जानकी ने दिखाया था वहां पर कर्णन ने उस लाशों को नहीं दफनाया था, तो पता नहीं उन दोनों की लाशें वहां पर कैसे आ गई। इस पर एसपी समझ जाता है कि ये सब कुछ जानकी का ही किया जा रहा है। जानकी ने उन दोनों की लाशों को वहां पर दफना दिया क्योंकि जानकी चाहती है कि कर्णन खुद अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल कर ले कि उसने उन दोनों का कत्ल किया है। अब उसके बाद एसपी दोबारा से जानकी के पास जाकर कहने लगता है कि तुम्हारा प्लान तो बहुत ही अच्छा था, सबूतों के साथ कर्णन को इस केस में फंसाने का, लेकिन कर्णन के पीछे मिनिस्टर भी खड़ा है।
इसलिए किसी भी तरह से कर्णन बाहर आ सकता है। इस केस को लेकर तुम विवेक के मर्डर केस में फंस सकती हो और वो लोग तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करके ये बात मनवा ही लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है ट्विस्ट। उसी वक्त विवेक मीडिया के सामने आकर अपने बारे में बताने लगता है कि एक्चुअली मैं 2 दिनों के लिए किसी दूसरे शहर में आया था और मैंने न्यूज में देखा कि जानकी ने मेरी हत्या कर दी है। लेकिन ये बात झूठ है, मैं अभी तक जिंदा हूँ, आप लोगों के सामने सही सलामत हूँ। और अब ये न्यूज देखने के बाद एसपी के तो होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि ये सब कुछ जानकर उसके फ्रेंड विवेक का प्लान है। उसके बाद कर्णन किसी कांस्टेबल का फोन लेकर मिनिस्टर के पीए को कॉल करने लगता है, रिक्वेस्ट करने लगता है कि किसी भी तरह से मुझे इस केस से बाहर निकालो। लेकिन सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि कर्णन ने उसी पुलिस स्टेशन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी है और तब ये बात मीडिया वालों को भी पता चल जाती है। इसलिए वो फटाफट पुलिस स्टेशन पहुंचकर एसपी से पूछताछ करने लगते हैं। तो एसपी मीडिया वालों से कहने लगता है कि कई साल पहले अपने फायदे के लिए कर्णन ने सेतुरमन का इस्तेमाल किया था और फिर सेतुरमन गिल्ट की वजह से अपने आप को सरेंडर करना चाहता था। लेकिन ये बात कर्णन को पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से कर्णन भी एक केस में फंस सकता था और इसीलिए कर्णन ने सेतुरमन को मार दिया। तो अब कर्णन भी इसी केस में फंसने वाला था, इसी वजह से उसने आत्महत्या करके अपनी जान ले ली। खैर, अब उसके कुछ दिनों बाद जानकी एक टीवी न्यूज चैनल पर आती है अपना इंटरव्यू देने के लिए। इस केस की क्या सच्चाई थी वो पब्लिक को बताने के लिए। और यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। दरअसल दोस्तों, जानकी और अश्विन एक ट्रिप को प्लान कर रहे थे, लेकिन अचानक अश्विन का फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जानकी ने विवेक को कॉल किया और अश्विन के बारे में पूछा। तो विवेक उसे बताता है कि अश्विन जंगल में गया है फोटोग्राफी करने के लिए। तो जानकी और विवेक उस लोकेशन के बारे में पता करते हैं और वहां पर चले जाते हैं। तो एक जगह पर उन्हें सीआई कर्णन का नेम प्लेट और अश्विन के फुटप्रिंट्स मिलते हैं और ये देखने के बाद उन दोनों को सीआई कर्णन के ऊपर शक हो जाता है और कर्णन का पर्दाफाश करने के लिए ही जानकी पुलिस स्टेशन में आकर विवेक के मरने का नाटक करती है और उसने मीडिया को इस केस के बारे में इत्तला कर दिया था। और दोस्तों, उसी तरह से क्राइम स्पॉट पर जानकी और विवेक को अश्विन का कैमरा भी मिल गया था और उसके अंदर सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी कि कर्णन ने सेतुरमन और अश्विन को कैसे मारा और कहां पर दफनाया। तो कर्णन के खिलाफ और कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए ये दोनों कर्णन के घर पर जाते हैं और उसकी स्मार्ट वॉच चुरा कर उस लाशों की जगह पर फेंक देते हैं, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन करते वक्त पुलिस को कर्णन के खिलाफ सबूत मिल सके। और इसलिए उन्होंने उन लाशों को निकालकर दूसरी जगह पर दफना दिया था। और दरअसल दोस्तों, जानकी ने ये सारी बातें एसपी को भी पहले से ही बता दी थी। उस वक्त एसपी ने जानकी से कहा था कि तुम इस केस में मिनिस्टर को इन्वॉल्व मत करो, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें इस केस से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद ये एसपी मिनिस्टर दिनेश को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि अगर इस केस के मामले में कर्णन जेल जाएगा तो आपका भी सच लोगों के सामने आएगा और आपको भी जेल जाना पड़ेगा। तो उसी रात दिनेश अपने आदमियों को पुलिस स्टेशन भेजकर कर्णन को मरवा देता है और एसपी तो मिनिस्टर के साथ मिला हुआ था ही, इसलिए एसपी कर्णन की मौत को आत्महत्या का करार दे देता है। और इस तरह से जानकी अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने बॉयफ्रेंड अश्विन की मौत का बदला लेती है उस कर्णन को मारकर। और इस तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।